नमस्कार बच्चों। आज हम शुरू करेंगे कक्षा 10 की गणित विषय की वर्कबुक, जिसके अंदर बोर्ड परीक्षा 2024 के अंदर आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हमें दे रखे हैं। पिछली बार भी जो वर्कबुक थी उसमें से काफ़ी प्रश्न है वो वार्षिक परीक्षा के अंदर आए थे। वर्कशीट 1 है वो हमें दे रखे पहली प्रश्नावली की वास्तविक संख्याएं। स्मरणीय बिंदु हमें दे रखे जो इस प्रश्नावली के अंदर काम में आएंगे। एक तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। आधारभूत प्रमेय क्या होती है अंकगणित की कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कोई भी हमें भाज्य संख्या दे रखी है, जैसे कि हमें 10 दे दिया या फिर हमें 15 दे दिया या फिर 12 दे दिया, तो इनको अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5, दोनों ही हमारे पास अभाज्य संख्या है। 15 को लिख सकते हैं 3 गुणा 5, 12 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। तो यहाँ पे जो बराबर में हमें संख्याएं दे रखी हैं ये सारी की सारी गुणनफल के रूप में, और किस प्रकार के गुणनफल? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल। 2 नंबर पॉइंट हमें दे रखा है √2, √3, √5 इत्यादि अपरिमेय संख्याएं। इस कथन का अर्थ है कि अगर हमें वर्गमूल के अंदर ऐसी संख्या दे दे जो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, तो वो संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। अगर वर्गमूल के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या दे दे जो किसी न किसी संख्या का वर्ग होता है, तो उसका वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है, वो संख्या परिमेय होगी। उसके अलावा सारी संख्याएं अपरिमेय होंगी वर्गमूल की। और तीसरा कथन है वो दे रखा है दो संख्याओं से संबंधित, कि अगर हम दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालें, तो एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणा है वो उन दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। यहाँ पे ए और बी दो संख्याओं के प्रतीक हैं, तो ये सूत्र है वो भी ज्यादातर काम में आता है। और इस सूत्र के ऊपर लगभग एक प्रश्न है वो हर परीक्षा में पूछा जाता है। पहला प्रश्न हमें दे रखा है निम्न में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या क्या होती है? एक ऐसी संख्या जिसमें केवल स्वयं का या एक का ही भाग जाता है, वो अभाज्य संख्या होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 29। 29 के अंदर केवल 29 का ही भाग जाता है। 25 के अंदर 5 का भाग जाता है, तो यानी कि खुद के अलावा अन्य संख्या का भाग चला गया, तो ये भाज्य संख्या हो गई। 16 के अंदर 2, 4 और 8 का भाग जाता है। 15 के अंदर 3 और 5 का भाग जाता है। तो बाकी तीनों संख्याओं में तो खुद के अलावा अन्य संख्या का भाग जा रहा है, तो ये तो हो गई भाज्य संख्या, और 29 है वो हो गई अभाज्य संख्या। आगे 2 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या नहीं है? तो ऐसा ऑप्शन हमें चुनना है जिसके अंदर अपरिमेय संख्या ना हो। तो ए, ब और स, इन तीनों के अंदर वर्गमूल में हमें ऐसी संख्या दे रखी है जो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। 10 है वो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है, ना 24 किसी संख्या का वर्ग होता है, ना ही 35 किसी संख्या का वर्ग होता है। और ये वर्गमूल में दे रखे हैं, तो ये तीनों संख्याएं वो अपरिमेय संख्या हैं। जबकि √25 है वो अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 25 है वो 5 का वर्ग होता है, तो √25 का मान होता है 5। ये एक परिमेय संख्या है, तो द ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 हमें दे रखा है √3 व √5 है, दोनों संख्याएं वर्गमूल में, और 3 और 5 है वो अभाज्य संख्या है और किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, ये दोनों अपरिमेय संख्याएं होंगी। ऑप्शन नंबर ब। प्रश्न नंबर 4, वास्तविक संख्या होती है, तो वास्तविक संख्याएं इनके अंदर परिमेय संख्या भी होती हैं और अपरिमेय संख्या भी होती हैं। दोनों को मिलाने पर जो संख्याएं बनती हैं उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा स। आगे प्रश्न नंबर 5, 5.2372 है, तो हमें जो संख्या दे रखी है वो दशमलव की संख्या दे रखी है, और दशमलव के 4 अंकों के बाद में भाग पूर्ण हो रहा है, यानी कि आगे हमें डॉटेड लाइन नहीं दे रही है, इसका मतलब भाग पूर्ण हो रहा है। और जब दशमलव के बाद में निश्चित अंकों पर भाग पूर्ण हो जाए तो वो दशमलव प्रसार होता है, शांत दशमलव प्रसार। और किसी भी संख्या का अगर दशमलव प्रसार शांत है तो वो संख्या होती है परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ब। आगे प्रश्न नंबर 6, 5, 15 और 20 के लस एवं मैं से ज्ञात कीजिए। तो लस और मैं से ज्ञात करने का एक प्रश्न है वो वार्षिक परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। लस और मैं से ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें जो संख्याएं दे रखी हैं उनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 5 के अगर अभाज्य गुणनखंड देखें तो 5 के अंदर केवल 5 का भाग जाता है, इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे केवल 5। 15 के अभाज्य गुणनखंड देखें तो 15 के अंदर पहले तो 3 का भाग जा रहा है 5 बार, और फिर 5 का भाग जा रहा है 1 बार, तो 15 को लिख सकते हैं 3 गुणा 5। और 20 है, इसके गुणनखंड देखें तो 20 में पहले 2 का भाग जा रहा है 10 बार, 10 दुए 20, फिर 10 में 2 का भाग जा रहा है
5 बार और 5 में 5 का भाग जाएगा 1 बार। तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5। घातांक रूप में लिखें तो 2 2 बार गुणा में आ गया तो 2 की घात 2 और गुणा में 5 एक बार आया तो 5 की घात 1। अब हमें दो चीजें ज्ञात करनी है, एक तो हमें ज्ञात करना है इनका मैस है या एचसीएफ और एक ज्ञात करना है एलसीएम या लेस है। मैसे को अंग्रेजी में एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लेसे को इंग्लिश में कहते हैं एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाइज। एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो हम ऐसी अभाज्य संख्या देखेंगे जो तीनों संख्याओं में दे रखी हो। तो 5 है वो तीनों संख्याओं में दे रखी है तो एचसीएफ आ जाएगा 5। अब 5 की जो समान संख्या है उसकी सबसे छोटी घात देखें तो तीनों के अंदर ही 5 की एक एक घात दे रखी है तो 5 की घात 1 आ जाएगी, यानी कि एचसीएफ तो 5 आ जाएगा। और एलसीएम निकालेंगे तब हम ये देखते हैं कि तीनों संख्याओं में कौन कौन सी अभाज्य संख्या आई है। तो तीनों संख्याओं में हम देखें तो एक तो 5 आया है, इसके अलावा एक हमारे पास अभाज्य संख्या आई है 3 और एक अभाज्य संख्या आई है 2। एचसीएफ में तो समान संख्या देखते हैं और एलसीएम में जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सारी लिख देते हैं। एचसीएफ में सबसे छोटी घात देखी जाती है और एलसीएम में सबसे बड़ी घात देखी जाती है। तो 5 की सबसे बड़ी घात है वो हमें 1 दे रखी है। 3 की अगर सबसे बड़ी घात देखें तो 3 की घात 1 है और 2 की अगर सबसे बड़ी घात देखें तो 2 की घात हमें 2 दे रखी है तो 2 की घात 2 आ जाएगी। अब इसको हल कर लेंगे 5 गुणा 3 गुणा 2 की स्क्वायर, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। अब इनका आपस में गुणा कर देते हैं। 5 का 3 से गुणा करेंगे 15 और 15 का फिर 4 से गुणा करेंगे 15 चौके 60। तो 5 15 और 20 का लेस है तो आ जाएगा 60 और में से आ जाएगा 5। आगे 7 नंबर प्रश्न, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम देखें सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले अगर संख्याओं की देखें तो संख्याएं शुरू होती हैं 1 से, प्राकृत संख्याएं। 1 है वो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। उसके बाद में अगली संख्या है 2। 2 के अंदर केवल 2 का ही भाग जाता है, इसका मतलब जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो है 2। और अगर सबसे छोटी भाज्य संख्या देखें तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। अब हमें इन दोनों का गुणनफल पूछा है तो इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा 2 गुणा 4 यानी कि 8। आगे 8 नंबर प्रश्न, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, हम कितनी भी परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। 9 नंबर प्रश्न, 6x की घात 4 गुणा वाई व 12xy का में से क्या होगा। में से ज्ञात करना है, सबसे पहले गुणनखंड रूप में लिखें। 6x की घात 4y है तो 6 के गुणनखंड करें, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3, पहले 2 का भाग जाएगा 3 बार और फिर 3 में 3 का भाग 1 बार, फिर गुणा में x की घात दे रखे हैं 4 और y की घात दे रखी है 1। अब 12xy के गुणनखंड करें तो 12 के गुणनखंड करेंगे तो 12 में पहले 2 का भाग जाएगा 6 बार, 6 में 2 का भाग जाएगा 3 बार और 3 के अंदर 3 का भाग जाएगा 1 बार। तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा में x की घात 1 और गुणा में y की घात 1। अब इसको घातांक रूप में लिखें तो 2 का 2 बार गुणा हुआ है तो 2 की घात 2 गुणा में 3 गुणा x गुणा y। हमें ज्ञात करना है इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ। एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो ऐसी संख्या देखेंगे जो दोनों संख्याओं में दे रखी है। तो एक तो 2 है वो दोनों संख्याओं के अंदर आई है, फिर 3 है वो भी हमें दोनों संख्याओं में दे रखी है, फिर x है वो भी दोनों संख्याओं में दे रखी है और y है वो भी हमें दोनों संख्याओं में दे रखी है। अब इनकी छोटी से छोटी घात देखें तो दोनों संख्याओं में 2 की घात देखें तो 2 की एक में घात 1 आई है और एक में 2 घात आई है। इनमें छोटी घात है वो है 1 तो 2 की 1 घात आएगी। दोनों के अंदर जो 3 आया है उसकी अगर घात देखें तो दोनों में 1 1 आई है तो सबसे छोटी घात है वो 1 आ गई। x की घात अगर हम देखें तो पहली संख्या में x की 4 घात आई है और दूसरी संख्या में x की 1 घात है तो सबसे छोटी घात है वो x की 1 घात आ गई। और y की छोटी घात देखें तो दोनों के अंदर y की 1 1 घात आई है तो y की सबसे छोटी घात हो गई 1। अब इनको आपस में गुणा कर दें, संख्या का आपस में गुणा करें, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 और इसके गुणा में आ जाएगा xy। संख्या और चर राशि को अगर गुणा में लिखना है तो अगर इनको सीधा लिख देंगे इसका मतलब इनके बीच में गुणा का चिन्ह है, इन दोनों का जो एचसीएफ है वो आ जाएगा 6xy। आगे 10वां प्रश्न,
हमें दे रखा है यदि p तथा q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मैसेप है या एच शेप क्या होगा। तो दो अभाज्य संख्याएं दे रखी है हमें और दो अभाज्य संख्याओं का मैसेप है हमेशा एक होता है, इनका मैसे एक होगा क्योंकि p एक अभाज्य संख्या है, इसका मतलब इसके केवल दो ही गुणनखंड होंगे, एक तो एक होगा और एक खुद p होगा क्योंकि इसमें केवल p का ही भाग जाएगा। और दूसरी अभाज्य संख्या दे दी q, तो इसके भी केवल दो ही गुणनखंड होंगे, एक तो एक और दूसरा q। जैसे कि हम p की जगह मान लें 2 और q की जगह मान लें 3। 2 भी एक अभाज्य संख्या और 3 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 2 के गुणनखंड तो होंगे 1 गुणा 2 और 3 के गुणनखंड होंगे 1 गुणा 3। अब इन दोनों में समान संख्या देखें तो दोनों में समान संख्या केवल एक मिलेगी, तो इनका जो मैसे है वो हो जाएगा 1। आगे 11 नंबर प्रश्न 216 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो 216 के हम अभाज्य गुणनखंड करें तो सबसे पहले इसके अंदर हम 2 का भाग देंगे। 216 के अंदर 2 का भाग चला जाएगा 108 बार। फिर 108 में इकाई का अंक 8 है तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा, इसमें 2 का भाग जाएगा 54 बार। अब 54 में इकाई का अंक 4 है तो इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा और 54 में 2 का भाग जाता है 27 बार। अब 27 में इकाई का अंक 7 है तो इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं। अब 3 का भाग देखें तो अंकों का योग करके देखेंगे, 2 और 7 होते हैं 9, 9 में 3 का भाग चला जाएगा, इसमें 3 का भाग देंगे, ये जाएगा 9 बार। और 9 के अंदर 3 का भाग जाएगा 3 बार और 3 के अंदर फिर 3 का भाग जाएगा 1 बार। तो 216 को हम लिख सकते हैं, 2 का भाग हमने 3 बार दिया है तो 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा में 3 का भाग भी 3 बार दिया है तो 3 गुणा 3 गुणा 3। अब इसको घातांक रूप में लिख दें, 2 का गुणा 3 बार किया है तो 2 की घात 3 और गुणा में 3 का गुणा 3 बार किया है तो 3 की घात भी 3। किसी भी संख्या को जितनी बार गुणा में लिखते हैं उतनी उस पर घात आ जाती है। तो 216 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3। प्रश्न नंबर 12 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं। तो 0 से 50 के बीच में 25 विषम संख्याएं आएंगी और 25 ही सम संख्याएं होंगी। आगे 2 नंबर वर्कशीट, ये भी पहली प्रश्नावली वास्तविक संख्याओं से है। पहला प्रश्न हमें दे रखा है संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से मैसे होगा। हमें दो संख्याएं दे रखी हैं, इनका मैसे ज्ञात करना है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि पहले 6 और 20 इन दोनों के गुणनखंड करो और फिर उन दोनों में समान संख्या देखो और उस समान संख्या की सबसे छोटी घात लो, वो हमारा मैसे हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे एबेसेदे के रूप में दे रखा है, तो एबेसेदे से भी हम पता कर सकते हैं कि सीधा सा मैसे क्या होगा। तो यहाँ पे जब मैसे ज्ञात करते हैं तो मैसे हमेशा सबसे छोटी संख्या की या तो बराबर आएगा या फिर उससे छोटा आएगा, क्योंकि मैसे होता क्या है, मैसे वो संख्या होती है जिसका दी गई दोनों संख्याओं में भाग पूरा पूरा चला जाए। अब किसी संख्या का हम भाग देंगे तो अगर वो संख्या हम 6 से बड़ी ले लें तो 6 से बड़ी संख्या का भाग तो 6 में जाएगा नहीं, इसका मतलब वो संख्या 6 से छोटी होगी। तो 20 और 60 ये दो ऑप्शन तो इसके होंगे नहीं। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे 2 और 6। अगर हम 6 का देखें तो 6 के अंदर तो 6 का भाग जा रहा है एक बार, लेकिन 20 के अंदर 6 का भाग नहीं जाएगा, 20 6 के बारे में 20 कहीं पे नहीं आ रहा है, तो 6 भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। फिर हमारे पास ऑप्शन बचेगा ए। आगे प्रश्न नंबर 2 पाई क्या है। तो पाई है वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रश्न नंबर 3 निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। जो अपरिमेय संख्या नहीं है उसको हमें अलग करना है। तो अगर हम ऑप्शन में देखें, पहले ऑप्शन में हमें दे रखा है वर्गमूल के अंदर 64/81। अब 64 है वो 8 का वर्गमूल होता है और जब भी दो संख्याएं भाग में होती हैं तो उनका वर्गमूल अलग अलग किया जा सकता है। 64 का वर्गमूल करेंगे तो ये तो हो जाएगा 8 और 81 है वो 9 का वर्ग होता है तो 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9। 8/9 आ गया, ये दो संख्याओं के भाग के रूप में आ गई और दो संख्याओं के भाग के रूप में लिखी गई संख्या हमेशा परिमेय संख्या होती है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ब के अंदर हम देखें तो √3 है वो एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 3 है वो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है। 2 है वो परिमेय संख्या है, लेकिन ये दोनों गुणा में आ गई। और जब भी हम एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के बीच कोई संक्रिया करेंगे, चाहे हम इन दोनों का जोड़ कर दें या हम इन दोनों का घटाव कर दें या गुणा कर दें या भाग कर दें, उससे जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी।
तो 2 परिमेय और √3 अपरिमेय इन दोनों का गुणा है वो अपरिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार 6 नंबर ऑप्शन है, इसके अंदर दो संख्याएं भाग में दे रखी हैं। सबसे पहले तुम देखें 21/35 है, तो ये दोनों 7 के पाड़े में आ रही है। 21 के अंदर 7 का भाग है वो 3 बार जाएगा और 35 के अंदर 7 का भाग 5 बार जाएगा। रूट के अंदर आ गया 3/5, दो संख्याएं भाग में। अब इसमें ना तो 3 किसी भी संख्या का वर्ग है और ना ही 5 किसी भी संख्या का वर्ग है, इसलिए ये संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। सबसे पहले हमें अगर भिन्न के रूप में संख्या दे दें, तो अगर समान संख्या का भाग जा रहा है तो हमें पहले भाग दे के चेक करना है, क्योंकि कई बार हमें इस प्रकार की संख्या दे दें जिनमें भाग देने के बाद में ऐसी संख्या बच जाती है जिसका वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है। द के अंदर √3 गुणा √2, √3 है वो भी अपरिमेय संख्या है और √2 है वो भी अपरिमेय संख्या है, इन दोनों का गुणा हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। तो ऑप्शन सही हो जाएगा हमने ए, जो कि एक परिमेय संख्या है। प्रश्न नंबर 4, 5 माइनस √2 कौन सी संख्या है? तो रूट की संख्या आ गई, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो रूट के अंदर संख्या दे रखी है वो पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो 2 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। और 5 है वो परिमेय संख्या, लेकिन दोनों घटाव में दे रखी हैं, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का घटाव हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा 6। आगे प्रश्न नंबर 5, 1260 के अभाज्य गुणनखंडों को घातांक रूप में लिखे। तो हमें 1260 के अभाज्य गुणनखंड करने, तो 1260 में इकाई का अंक 0 है, तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा और 2 का भाग जाएगा 630 बार। फिर 630 में इकाई का अंक 0 है, तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा और 2 का भाग इसमें जाएगा 315 बार। अब 315 में इकाई का अंक 5 है, तो इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं। 2 का भाग अगर नहीं जाएगा तो फिर इससे अगली अभाज्य संख्या देखते हैं 3। 3 का भाग हम देखें तो अंकों का योग करें, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 के अंदर 3 का भाग जा रहा है, तो इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा। 3 का भाग देंगे, ये जाएगा 105 बार। अब 105 में अंकों का योग करके देखें तो 1 और 5 6 होते हैं, 6 में 3 का भाग जा रहा है, तो इसमें 3 का भाग चला जाएगा और 3 का भाग इसमें जाएगा 35 बार। अब 35 में अंकों का योग करके देखें तो 3 और 5 8 होते हैं, तो इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। 3 का भाग नहीं जाएगा, फिर अगली अभाज्य संख्या हम देखते हैं 5। इकाई का अंक 5 है, तो इसमें 5 का भाग चला जाएगा और 35 में 5 का भाग जाता है 7 बार। 7 एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें केवल 7 का भाग जाएगा 1 बार। तो 1260 को हम लिख सकते हैं बराबर में 2 का भाग 2 बार दिया है, तो 2 गुणा 2, 3 का भाग 2 बार दिया है, तो 3 गुणा 3, 5 का भाग 1 बार और गुणा में 7 का भाग 1 बार। घातांक रूप में लिखना है, तो 2 2 बार गुणा में आ गया तो 2 की 2 घात, 3 2 बार गुणा में आ गया तो 3 की 2 घात, 5 1 बार गुणा में आए तो 1 घात और 7 1 बार गुणा में आए तो 7 1 बार। तो इसका घातांक रूप हो जाएगा 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। आगे 6 नंबर प्रश्न हमें दे रखा है, संख्याओं 55 व 88 का लय से ज्ञात कीजिए। 55 और 88 का लय से ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हम 55 और 88 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 55 के अभाज्य गुणनखंड करके हम देखें तो 55 के अंदर इकाई का अंक 5 दे रखा है, तो इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं। 2 का भाग नहीं जाएगा, फिर 3 का भाग देखते हैं। अंकों का योग करें, 5 और 5 10 होते हैं, तो 10 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो इसमें 3 का भाग भी नहीं जाएगा। फिर हम देखते हैं 5 का भाग, इकाई का अंक 5 है, तो इसमें 5 का भाग चला जाएगा और 5 का भाग देंगे, ये जाएगा 11 बार। अब 11 है वो एक अभाज्य संख्या, 11 में 11 का भाग जाएगा 1 बार। तो 55 के अभाज्य गुणनखंड तो हो जाएंगे 5 गुणा 11। 88 के अभाज्य गुणनखंड करें तो 88 में इकाई का अंक 8 है, तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा 44 बार। 44 में इकाई का अंक 4 है, तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा 22 बार। 22 में इकाई का अंक 2 है, तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा 11 बार। 11 एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें 11 का भाग जाएगा 1 बार। तो 88 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 3 बार गुणा में आएगा तो 2 की 3 घात और 11 एक बार गुणा में तो 11 की 1 घात। हमें ज्ञात करना है लय से। लय से ज्ञात करना है तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं आई हैं वो सारी लिखेंगे। तो एक तो अभाज्य संख्या हमारे पास आई है 5 गुणा एक अभाज्य संख्या है 11 और एक अभाज्य संख्या आ गई 2। अब इनकी सबसे बड़ी घात देखेंगे तो 5 की सबसे बड़ी घात हमें 1 दे रखी है, 11 की सबसे बड़ी घात 1 ही दे रखी है और 2 की सबसे बड़ी घात है वो दे रखी है 3। अब इसको हल कर लेंगे
तो 5 गुणा 11 गुणा 2 की 3 घात, यानी कि 2 को 3 बार गुणा में लिखेंगे तो 2 दुवे 4 और 4 दुवे 8। अब इनका आपस में गुणा कर देंगे, तो पहले 8 का 5 से गुणा कर देते हैं, तो 8 पंजे हो जाएंगे 40, और फिर 40 का गुणा 11 से करेंगे, तो 11 का 0 से गुणा करेंगे 0, और 11 का 4 से गुणा करेंगे 11 चौके 44, तो इसका लय से आ जाएगा 440। आगे 7 नंबर प्रश्न हमें दे रखा है संख्याओं 4052 और 12576 का मय से ज्ञात कीजिए। मय से ज्ञात करना है तो सबसे पहले इन दोनों संख्याओं के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, एक तो 4052 के और एक 12576 के। तो सबसे पहले 4052 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 4052 में इकाई का अंक 2 है तो 2 का भाग चला जाएगा और ये जाएगा 2026 बार। फिर 2026 में इकाई का अंक 6 है तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा, ये जाएगा 1013 बार। अब 1013 है वो एक अभाज्य संख्या है तो इसमें केवल 1013 का भाग जाएगा एक बार, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 1013, 2 दो बार गुणा में आ गया तो 2 की 2 घात आ जाएंगी और गुणा में 1013। इसी प्रकार 12576 के हम अभाज्य गुणनखंड करें तो इकाई का अंक 6 है तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा और 2 का भाग देंगे, ये जाएगा 6288 बार। फिर 6288 में 2 का भाग देंगे, ये जाएगा 3144 बार। फिर 3144 में इकाई का अंक 4 है तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा और ये जाएगा 1572 बार। फिर 1572 में इकाई का अंक 2 है तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा, 2 का भाग दे के देखेंगे तो ये जाएगा 7886 बार। फिर 7886 है, इसमें इकाई का अंक 6 है तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा, ये जाएगा 3993 बार। अब 3993, इसमें इकाई का अंक 3 आ गया तो इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं। अंकों का योग करके देखें, 3 और 9 12, 12 और 3 15, 15 में 3 का भाग जा रहा है तो इसमें 3 का भाग चला जाएगा और ये जाएगा 131 बार। और 131 है वो एक अभाज्य संख्या है तो इसमें भाग जाएगा 131 का एक बार। तो 12576 को 2 का भाग हमने 1 2 3 4 और 5 बार दे दिया, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 5, क्योंकि 2 5 बार गुणा में आएगा और फिर 3 एक बार गुणा में और एक बार गुणा में आएगा 131। हमें ज्ञात करना है मय से, और मय से ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कि दोनों के अंदर समान अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 है वो दोनों के अंदर है तो मय से 2 आ जाएगा। अब इसकी सबसे छोटी घात देखते हैं, पहली संख्या में 2 की घात दे रखी है 2 और दूसरी संख्या में 2 की घात है 5, 2 और 5 में छोटी संख्या है 2, तो मय से आ जाएगा 2 की घात 2, 2 की घात 2 है यानी कि 2 को 2 बार गुणा में, 2 दुवे 4। अब आगे प्रश्न नंबर 8 हमें दे रखा है दो संख्याओं के लय से व मय से में संबंध लिखिए। तो हम ये मान लेते हैं कि दो संख्याएं ए व बी हैं, जो हमने पहले ही कार्यपत्रक के अंदर सबसे पहले पढ़ा था कि हमारे पास अगर दो संख्याएं ए और बी हैं, दो धन पूर्णांक हैं, तो एचसीएफ गुणा एलसीएम, ए और बी का एचसीएफ गुणा ए और बी का एलसीएम, ये बराबर होता है ए गुणा बी के। तो यही संबंध हमें यहाँ पे लिखना है। आगे प्रश्न नंबर 9, संख्या 24 और 72 का लय से यानी कि एलसीएम ज्ञात करें। 24 और 72 का एलसीएम ज्ञात करना है, सबसे पहले 24 और 72 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 24 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 24 में इकाई का अंक 4 है तो 2 का भाग जाएगा 12 बार। फिर 12 में इकाई का अंक 2 है तो 2 का भाग जाएगा 6 बार। 6 में 2 का भाग जाएगा 3 बार और 3 में 3 का भाग जाएगा 1 बार। तो 24 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 3 बार गुणा में आएगा तो 2 की घात 3 और 3 की घात 1। इसी प्रकार 72 के गुणनखंड करेंगे तो 72 के अंदर पहले 2 का भाग जाएगा 36 बार, फिर 36 में 2 का भाग जाएगा 18 बार, फिर 18 में 2 का भाग जाएगा 9 बार, 9 में 3 का भाग जाएगा 3 बार और फिर 3 में 3 का भाग जाएगा 1 बार। 2 का भाग 3 बार दिया है तो 2 की 3 घात आएंगी और 3 का भाग 2 बार दिया है तो 3 की 2 घात आएंगी। हमें लिखना है इनका लय से या एलसीएम।
तो जो भी अभाज्य संख्या आई है वो सारी अभाज्य संख्या लिख देंगे। तो दो अभाज्य संख्या आई है, एक तो 2 और दूसरी आई है 3, दोनों को गुणा में लिख दिया। अब इन दोनों अभाज्य संख्याओं की जो सबसे बड़ी घात है वो देखते हैं। तो दोनों के अंदर जो 2 आया है उसकी हमें 3 घातें दे रखे हैं, तो सबसे बड़ी घात है वो 3 आ गई। और 3 की घात हम देखें तो पहली संख्या में 3 की 1 घात है और दूसरी में 2 है। इनमें बड़ी जो घात है वो 2 है, तो 3 की 2 घात आ जाएंगी। 2 की 3 घातें, इसका मतलब 2 को 3 बार गुणा में लिखेंगे। 2 दुवे 4 और 4 दुवे 8, और गुणा में 3 की 2 घातें हैं तो 3 को 2 बार गुणा में लिखेंगे। 3 तिये 9, 8 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 अट्ठे होते हैं 72। इनका जो एलसीएम है वो आ जाएगा 72। अब आगे 10 नंबर प्रश्न हमें दे रखा है x बराबर 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 तथा y बराबर 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। हमें दो संख्याएं दे रखी हैं गुणनखंड के रूप में, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में दे रखे हैं, और हमें इन x और y का लय से और मैं से ज्ञात करना है। तो अगर हम लय से देखें x कोमा y का, तो लय से के अंदर हमें सारी संख्या लिखनी है जो दोनों के अंदर दे रखी है। तो दोनों के अंदर अभाज्य संख्या एक तो 2 दे रखी है और दूसरी 3 दे रखी है। लय से के लिए सबसे बड़ी घात देखते हैं। तो दोनों संख्याओं में 2 की जो बड़ी घात है वो हमें दे रखी है 3, और 3 की अगर बड़ी घात देखें तो वो हमें दे रखी है, दोनों के अंदर 2 घात दे रखी है, तो बड़ी घात है वो 2 आ गई। अब 2 की घात 3 है तो 2 को 3 बार गुणा लिखेंगे, यह आ जाएगा 8, और 3 की 2 घात है तो 3 को 2 बार गुणा में लिखेंगे, यह आ जाएगा 9, और 9 को 8 से गुणा करेंगे 72, जैसा कि हमने प्रश्न नंबर 9 में किया था। अब एक हमें ज्ञात करना है मैं से x कोमा y का। मैं से के लिए जो संख्या दोनों के अंदर आई है अभाज्य संख्या वो लिखते हैं। तो 2 है वो दोनों के अंदर आई, और गुणा में 3 है वो भी दोनों के अंदर आई है। अब इसकी सबसे छोटी घात देखते हैं। तो 2 की हमें एक तो घात दे रखी है 3 और एक दे रखी है 2, छोटी घात है वो 2 है तो 2 लिखेंगे। और 3 की घात देखें तो दोनों के अंदर 2 समान घात दे रखी है, तो सबसे छोटी घात हमें 2 दे रखी है। 2 की 2 घातें तो 2 को 2 बार गुणा में, और 3 की 2 घातें तो 3 को 2 बार गुणा में। अब इनका गुणा करते हैं, 2 दुवे 4 और 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 9 को 4 से गुणा करेंगे 9 चौके 36। तो जो हमें संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड दे रखे हैं उनका लय से तो 72 होगा और मैं से 36 होगा।